हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका सीए इंटर एमटीपी 2 जैन 26 एग्जाम्स के लिए बेटे। और मैंने कल आपको एमटीपी 1 का वीडियो रिकॉर्ड करके दिया था। आज हम एमटीपी 2 के वीडियो पे हैं। आरटीपी जैन 26 की रिकॉर्ड करके दे चुका हूँ। एमटीपी 1 जैन 26 एग्जाम्स का रिकॉर्ड करके दे चुका हूँ। आज हमने एमटीपी 2 निपटाना है और एज यूजुअल एमटीपी है तो फाइनल एग्जामिनेशन का आपका फॉर्मेट है, वही दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे और वही पार्ट 2 है अपना जो डिस्क्रिप्टिव है 70 मार्क्स का। ये बात सबको पता है। हम इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटे। और इस एमटीपी में ज्यादातर क्वेश्चन बेटे आपके पुराने हैं। सारे क्वेश्चन मेरे को रिपीट ही नजर आए, तो जहां जहां मुझे क्वेश्चन रिपीट नजर आएगा क्लास बुक का क्वेश्चन मेंशन करूंगा और आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है क्लास बुक से उसको दोबारा डिस्कस करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ये बेटे मैं शुरू करने जा रहा हूं आपकी एमटीपी। ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम एमसीक्यू पे बात करेंगे जो 30 मार्क्स के हैं। ये हमारा बेटे पहला केस सिनेरियो है जिसको मैं पढ़ना शुरू करूंगा। ये हमारा फर्स्ट केस है। एमसीक्यूज आते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव पे आएंगे, उसको निपटाएंगे, एमटीपी 2 वाइंड अप करेंगे, फिर आपको बेस्ट विशेष दूंगा आपके एग्जाम्स के लिए। काम खत्म। मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं बेटे। सन लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 40% शेयर इन मून लिमिटेड फॉर 5 लाख रुपीज ऑन 1 जुलाई 24। एक है कंपनी सन और एक है कंपनी मून। इन्होंने 40% शेयर खरीदे हैं और ये बात सारे बच्चों को पता है कि 40% से कंट्रोल नहीं आता, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है, एसोसिएट बनती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मून कंपनी है वो सन कंपनी की एसोसिएट है। अच्छा, कॉस्ट कितनी है? 5 लाख रुपए। कब खरीदी है? 1 जुलाई 24 को। चलो क्वेश्चन आगे रीड करते हैं बेटे। आगे क्वेश्चन कहता है मून लिमिटेड इज होल्डिंग 40% स्टेक इन स्टार। ओके, ये जो मून कंपनी है इसके पास 40% शेयर है स्टार कंपनी के। और ये बात हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में भी डिस्कस करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में, कि इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी देखना है, इनडायरेक्टली थ्रू एसोसिएट नहीं देखते। अगर यहां पे 40 की जगह 60 हो जाता तो ये तीनों रिलेटेड पार्टी हो जाते, लेकिन एसोसिएट की आगे एसोसिएट है, कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन का एक ही चेन होगा, हम मल्टीपल लेयर तक जाते नहीं, क्योंकि इनडायरेक्टली थ्रू एसोसिएट हम देखते नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर आपसे कि एसोसिएट की एसोसिएट क्या रिलेटेड पार्टी होती है? आंसर इज नो। एसोसिएट के केस में एक ही लेवल तक देखते हैं, इनडायरेक्टली नहीं जाते, इनडायरेक्टली देखते हैं सब्सिडरी के थ्रू। मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ने दो, क्या कहता है। नाउ सन लिमिटेड कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन मून लिमिटेड। पता है भैया, ये इस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है, ये इस पे कर रहा है, ये कोई बताने वाली बात है? कंट्रोल से बनती है सब्सिडरी और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से बनता है एसोसिएट, ये कोई कहने वाली बात थोड़ा है। फिर हमें क्वेश्चन कहता है सर आगे, मून लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड 80,000 रुपीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑन 15 सितंबर 24। बात समझ में नहीं आई, मैं बताता हूं। ये जो हमारी कंपनी है मून, पहले बताओ मैंने इसके शेयर कब खरीदे हैं? मैंने इसके शेयर खरीदे हैं 1 जुलाई 24 को। इसका मतलब मेरा करंट ईयर बनता है 24-25। और जो डिविडेंड पे हो रहा है ये हो रहा है डिविडेंड फॉर 23-24।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सबने पढ़ा हुआ है। अगर शेयर खरीदे करंट ईयर में और डिविडेंड आ रहा है प्रीवियस ईयर का, इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड को हम कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं। तो मैंने शेयर खरीदे 5 लाख के। सर आप किस चीज की बात कर रहे हो? मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की, मैं एसएफएस की बात कर रहा हूं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं अभी सीएफएस में जा ही नहीं रहा, मैं एएस 23 लगा ही नहीं रहा, मैं इक्विटी मेथड बता ही नहीं रहा आपको। मैं तो आपको इन्वेस्टर के पर्सनल बुक्स बता रहा हूं कि मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी 5 लाख की और मेरे को 80,000 रुपए का 40% ये मेरे को मिल गया प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो 468 की रह जाएगी, क्योंकि मैंने शेयर खरीदे हैं 24-25 में और डिविडेंड मिल रहा है मेरे को प्रीवियस ईयर का। प्री एक्विजिशन है, कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। 80,000 का डिविडेंड है, 40% मेरा हिस्सा है, 32,000 रुपए मुझे मिले होंगे, मैंने अपनी कॉस्ट को कम कर लिया होगा, 468 आ गया होगा। ये एसएफएस की बात है, मैं सीएफएस की बात नहीं कर रहा। मैंने एएस 23 अभी नहीं लगाया, इक्विटी मेथड अभी नहीं लगाया। मैं आगे पढ़ता हूं। फिर मुझे क्वेश्चन आगे कहता है फॉर द ईयर 24-25, ये करंट ईयर आ गया, इन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया? 4 लाख का। आपको एसोसिएट का प्रॉफिट क्यों बता रहा है? अब आपसे लगवाएगा इक्विटी मेथड एएस 23। तो आपको अच्छी तरह से पता है जब हम सीएफएस बनाते हैं तो हम यहां पे क्या लिखते हैं? इनिशियल एट कॉस्ट। 3 ही तो स्टेप्स होते हैं बेटे, इक्विटी मेथड में 3 ही तो स्टेप्स होते हैं सीएफएस में। इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी मेड एट कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व। मैं इसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं निकाल सकता क्योंकि एसोसिएट की नेट एसेट्स मेरे पास नहीं है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 5 लाख की हो गई। अच्छा प्रॉफिट में शेयर बताओ, प्रॉफिट शेयर कितना प्रॉफिट कमाया? 4 लाख। तो 4 लाख का 40% आपका है 160। लेकिन आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, शेयर आपने खरीदे हैं 1 जुलाई को और हमने शेयर निकालना होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में। तो 4 लाख का प्रॉफिट आपका पूरे साल का है, शेयर मैंने खरीदे 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई के बाद के प्रॉफिट में शेयर निकलना चाहिए। तो 4 लाख रुपए, इसका 9/12 और इसका 40% बताओ कितना आएगा? तो ये आएगा 1/20। हाँ, कई बार डेट्स में मार खा जाते हैं हम। 1/20 पहला स्टेप क्या होता है इक्विटी मेथड में? इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी मेड एट कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अच्छा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट प्लस कर दो और माइनस कर दो डिविडेंड पेड। और क्वेश्चन में डिविडेंड पेड कितना है करंट ईयर में? 80,000 रुपए। पिछले साल का डिविडेंड, पिछले साल का डिविडेंड करंट ईयर में पे होता है, आपको पता है। तो ये बन जाता है डिविडेंड पेड। तो इसमें से आपको डिविडेंड पेड माइनस करना है, डिविडेंड पेड 32,000 रुपए लेस कर लो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। लेकिन मैंने इसमें एक लाइन आपको नहीं पढ़ाई, डिक्लेयर्ड डिविडेंड फॉर 90,000 ऑन सितंबर 25। और ये जो सितंबर 25 है ये बन गया 25-26, ये अगले साल लेस होगा, ये डिविडेंड अगले साल जा रहा है, इसका हमारे करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है। जो 90,000 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया आपने वो सितंबर 25 में किया है और हमारा करंट ईयर क्या है 24-25, और सितंबर 25 आपका 25-26 बनता है, वो अगले साल के इक्विटी मेथड में आएगा, इस साल कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी कैलकुलेशन है 6/20। तो ये बन गया 6/20 में से, 6/20 में से पहले 30 गए, 5 588। तो मैंने आपको बातों बातों में 3 आंसर बता दिए। पहला आंसर रिलेटेड पार्टी का, इनडायरेक्टली थ्रू एसोसिएट नहीं देखना। दूसरा इन्वेस्टर का जो अपना एसएफएस है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, और जो सीएफएस है उसमें ये वर्किंग बन जाएगी। अब देखो एमसीक्यू क्या कहते हैं आपके। फर्स्ट एमसीक्यू बताओ बेटे क्या कहता है, विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज इट कैन बी सेड दैट। आपको रिलेशनशिप बताना है
पहला रिलेशनशिप, जो स्टार है वो एसोसिएट है सन का, क्या ये इसका एसोसिएट है? आंसर इज नो, क्योंकि इनडायरेक्टली थ्रू एसोसिएट देखते नहीं। आपका स्टार सन तक कैसे पहुंच गया? स्टार तो मून तक ही रुक जाएगा और मून सन पे रुक जाएगा रिलेशनशिप के हिसाब से। एसोसिएट का केस है। मून लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड बोथ आर एसोसिएट, नो, इनडायरेक्टली थ्रू एसोसिएट देखते नहीं, डबल लेयर आते ही नहीं इसमें, सब्सिडरी में देखते हैं। मून लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ सन, ये ठीक लग रहा है, क्या ये इसका एसोसिएट है? यस, बिल्कुल है। ये रहा इसका ऑप्शन सी, ये करेक्ट है सर, ऑप्शन सी। सन लिमिटेड इज द पेरेंट ऑफ, अरे पेरेंट कहां से बन गया? पेरेंट के लिए कंट्रोल चाहिए होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया? सी। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएफएस? एसएफएस पे क्या लगता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अच्छा, सन कंपनी की बुक्स में बताओ कितनी कैरिंग अमाउंट है? कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू। 31 मार्च 2025 को ये जो आपका सन है, जब अपने पर्सनल बुक्स बनाएगा उसमें इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाएगा? वो कहेगा जी 5 लाख रुपए लगाए थे, 32,000 का प्री एक्विजिशन डिविडेंड आ गया, तो मेरी नेट कॉस्ट है 468, तो ये रहा 468। इसका भी आंसर सी है, एक और सी आ गया। अच्छा, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। What will be the carrying amount of investment in CFS as on 31st March 25? इसीलिए मैंने सितंबर 25 वाला डिविडेंड इग्नोर किया है, क्योंकि मार्च 25 की पोजीशन पूछ रहा है, तो जो डिविडेंड अगले साल 90,000 का डिक्लेयर है उसको मैं क्यों काउंट करूंगा? ये रहा 588, बी आंसर है सर इसका, मैंने कैलकुलेट कर दिया था आपके लिए। 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, सी, सी एंड बी। अब एक और क्वेश्चन आ गया जी 4। एज पर AS 23, the existence of significant influence by an investor is usually evidenced in one or more following ways. शायद आपको याद हो, जब आप बच्चे कह रहे थे कि जिंदल सर आप हमारा टाइम खराब करते हो, आप आलतू फालतू की बातें क्लास में बताते हो जिसका कोई सेंस नहीं है। दूसरे टीचर सीधा बताते हैं कि 20% और मोर बट लेस देन 50% एसोसिएट होता है, आप थ्योरी में घुस जाते हो, आप हमारा समय नष्ट करते हो। देख लो एमटीपी में क्वेश्चन आ गया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के तरीके पूछ रहा आपसे। आप अपनी क्लास कॉपी खोलो, देखो क्या क्या लिखवाया था, रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंटरचेंज ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल और वोटिंग राइट। ये 4 तरीके से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपका एग्जिस्टेंस में आता है, तो वो आपको ढूंढ के बताना है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है। इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, ये भी ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आता है। प्रोविजन फॉर एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, यस, ये भी आता है। राइट टू रिसीव डिविडेंड, ये गलत है, ये नहीं आता। यहां पे शेयर होल्डर का वोटिंग पावर आता है, राइट टू रिसीव डिविडेंड नहीं आता, राइट टू वोट आता है यहाँ पे, और शेयर होल्डर की वोट की वजह से वो 20% वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा 1, 2 और 4, तीसरा नहीं आता। तो आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। कहते हैं जी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, नो, पहला दूसरा तीसरा नहीं, पहला दूसरा चौथा ढूंढो ना यार सीधा, ये रहा जी, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, डी, ये रहा जी। ये 4 आपके आंसर हो गए, सी, सी, बी, डी, सी, सी, बी, डी, सी, सी, बी एंड डी। लो जी 4 क्वेश्चन हो गए आपके, 4 क्वेश्चन हो गए, 2-2 नंबर का एक है, 8 नंबर आपके पक्के हो गए। ये क्वेश्चन है, कौन सी नॉलेज कहाँ काम आएगी कुछ नहीं पता बेटे। लोग सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो 150-150 घंटे में करा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा ही। मैं आगे आ गया सर, ये हमारा सेकंड केस है। अब ये किस चीज के ऊपर है? ये बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के ऊपर है। वो मैंने क्लास में एबनॉर्मल लॉस वाली वर्किंग नहीं कराई थी आपको, ये एबनॉर्मल लॉस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। आओ पढ़ते हैं जरा, मेरा कराया वो क्वेश्चन है पर मैं फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ। अंशुल मैन्युफैक्चर्स purchased 20,000 kg of raw material at 170 per kg। अगर आप मेरे से परचेज प्राइस पूछे तो 20,000 इंटू 170 34 लैक्स का बनता है ये, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांजिट कॉस्ट इनकर्ड 5 लाख रुपीज, ट्रांसपोर्टेशन भी है। चलो ट्रांसपोर्टेशन कितने की होगी? 5 लाख रुपए की। बहुत बढ़िया जी, सारे खर्चे प्लस करते हैं। नॉर्मल लॉस कितना बता रहे हैं? 3%। अगर मेरे 20,000 केजीज हैं और 3% का मेरा नॉर्मल लॉस है, तो मेरा जो एक्सपेक्टेड है आउटपुट वो बनता है 19,400। ये मेरे को मिलना चाहिए। 20,000 केजी का इनपुट है, 3% का नॉर्मल लॉस है 600, तो नॉर्मल लॉस को हटा देते हैं तो 19,400 मेरे को मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आगे क्या कहता है? अंशुल मैन्युफैक्चर्स एक्चुअली रिसीव्ड 19,000 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। लो कर लो बात, मेरे को एक्चुअल में कितना मिला है? 19,000। तो फिर बाकी का 400 कहाँ गया? वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस से ज्यादा लॉस होने का मतलब एबनॉर्मल लॉस है। तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि जो आपकी कॉस्ट होती है उसको हम एलोकेट करते हैं नॉर्मल यूनिट्स पे, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। फिर हम उसको एबनॉर्मल लॉस पे एलोकेट करके P&L में भेज देते हैं, और जो हमारा प्रोडक्शन है उसको कॉस्ट ऑफ सेल में ले लेते हैं। सारी बात डिस्कस की हुई है हमने, कुछ नया तो करा ही नहीं रहा, सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ। ड्यूरिंग द ईयर इट कंज्यूम्ड 17,600 kg ऑफ रॉ मटेरियल। मेरे को जो 19,000 मिला इसमें से 17,600 मैंने कंज्यूम कर लिया, तो फिर बाकी बाकी बच गया 1,400। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछेगा तो मैं कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके स्टॉक बता दूंगा आपको, क्या दिक्कत वाली बात है। सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया, मुझे आगे पढ़ने दो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे कहता है जी, फर्स्ट पॉइंट में द परचेज प्राइस इंक्लूड्स 15 per kg as GST in respect of which full credit is allowed and will be availed by company। ये जो परचेज प्राइस है ना आपका 170 का, इसमें इंक्लूड है और जीएसटी रिफंड भी आ रहा है। तो रिफंडेबल टैक्सेस या एडजस्टेबल टैक्सेस को हम कॉस्ट में लेते नहीं, तो मैं जीएसटी माइनस करूंगा। जीएसटी 20,000 इंटू 15, 3 लाख रुपए लेस करो, ये आपकी कॉस्ट में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 170 माइनस 15 आपकी नेट कॉस्ट ये है। अगर जीएसटी का रिफंड मिलेगा तो हटा के लिखो फिर आप, तो 39 और ये 36 लाख रुपीज, ये आ गई कॉस्ट। 36 लाख रुपए की कॉस्ट है आपकी। अगर आप मुझसे पूछेंगे पर यूनिट कॉस्ट, मैं 1 सेकंड में बता दूंगा। पर यूनिट कॉस्ट मैं 36 लाख रुपए लूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 20,000 माइनस 3% से, 19,400 पे एलोकेट करूंगा इसको, तो 36 लाख डिवाइडेड बाय 19,400, ये आ जाएगा 185.56। ये मेरी कॉस्ट पर यूनिट है 185.56। अब सारी इंफॉर्मेशन आ गई, अब मैं एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ। अच्छा क्या कहता है जी क्वेश्चन, फर्स्ट एमसीक्यू बताओ क्या कहता है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल? कॉस्ट ऑफ मटेरियल 36 लाख है ऑप्शन में, ये रहा पहला ऑप्शन ही 36 लाख है। हमें आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए, इसका आंसर हो गया ए, 36 लाख रुपए। फिर हमें क्वेश्चन कहता है सिक्स्थ में,
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है 1400 यूनिट का। मैं 19,000 में से 17,600 कंज्यूम कर चुका हूँ, 1400 बचे हुए हैं। ये मेरी कॉस्ट है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 1400 लूंगा, 185.56 लूंगा। बताओ कितना आया? ये आ गया जी 259784। ढूंढो क्वेश्चन में है क्या? ये रहा सर, इन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है, इन्होंने ऊपर वाले पैसे हटा दिए और सीधा गुणा कर दिया। अगर आप एग्जैक्ट निकालेंगे तो लास्ट में 84 भी आएगा। इसका आंसर क्या आ रहा है? डी। अच्छा, कहते जी व्हाट विल बी द कॉस्ट पर केजी। ये रहा जी 185.5, हमने निकाला था 185.56, इन्होंने राउंड ऑफ कर रखा है, सीधा 50 पैसे ले लिए। कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर है हमारे पास। ये आ गया सी। हाउ मच अमाउंट एज एबनॉर्मल लॉस विल बी डेबिटेड इन पी एंड एल। तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं? 400। ओके, तो क्या करेंगे, 400 लेंगे, 185.5 को गुना कर लेते हैं, 74,200। ये रहा आंसर सी। अच्छा, तो क्या आंसर आ गए? ए, डी, सी एंड सी। अगले 4 क्वेश्चन आपके ये हैं, ए डी सी सी। AS2 का बेसिक क्वेश्चन था, ए डी सी सी, ए डी सी सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ए डी सी सी, ए डी सी सी, यहां तक हो गया सर काम। कितने क्वेश्चन हो गए? 8। 8 दूनी 16 नंबर आपके पक्के हो गए बेटे, जान ही नहीं क्वेश्चन में। मैं आ गया जी थर्ड केस पे, और मैं हैरान हो गया बेटे, ऐसा कभी होता नहीं है वैसे। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इन्होंने जो मैंने आपको कल MTP1 नहीं कराया था, उसमें से उठा के रिपीट कर दिया। ये जो मैंने आपको कल कराया था MTP1 Jan 26 एग्जाम्स का, ये उसका केस 1 था MCQ का, और यहाँ पे केस 3 बना दिया। वो था नहीं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बताओ कितना, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग कितना, जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 3 पॉइंट्स थे, फिर कैश फ्लो के पॉइंट्स थे। ये मेरा क्वेश्चन मैंने कल ही तो कराया आपको, इन्होंने वहां से उठाया यहाँ चिपका दिया, एक क्वेश्चन 2 बार। और मैं तो कल ही पढ़ाया मैंने, मेरे को तो इसके ऑप्शन अभी भी याद है। पहला आया था 5,000, फिर आया था 22,000, अच्छा फिर आया था एक 92,500, और एक आया था 5.5 लाख। कल ही तो कराया है, वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया। तो MTP1 में आपने कर लिया, वो वही क्वेश्चन यहाँ चिपका दिया। मतलब ये 4 क्वेश्चन तो फ्री के खत्म हो गए आपके। अच्छा, ये 4 क्वेश्चन तो फ्री में गए आपके, 9वां 10वां 11वां 12वां तो रिपीट है, बच गया टाइम, समय बच गया अपना। मैं क्वेश्चन नंबर 13 में आ गया बेटे। विजय लिमिटेड बोरोड 30 लाख रुपीज एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। ये क्वेश्चन है बेटे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट का, और इन्होंने 30 लाख रुपए का लोन लिया है, 5% इसका रेट है। अगर ये लोन क्वालिफाइंग एसेट के लिए होगा तो ब्याज कैपिटलाइज कर देंगे, अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं होगा तो कैपिटलाइजेशन 0, सारा उठा के P&L में मारेंगे। एंड परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 60 lakhs यूजिंग बोरोड फंड्स एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन। मैं क्वेश्चन आगे पढ़ूंगा ही नहीं, मेरा क्वेश्चन हो गया। 60 लाख की मशीन खरीदी है, 30 लाख का लोन है, तो 30 लाख उधार के 30 लाख अपने लगाए होंगे। अपने वाले पे हम ब्याज निकालते नहीं, आपको पता ही है, लोन पे ब्याज निकालते हैं। 30 लाख का 5% 1.5 लाख बनता है, लेकिन मैं इसको कैपिटलाइज कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? आपने मशीन खरीदी और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, इसका मतलब आपकी मशीन रेडी फॉर यूज है। और अगर कोई भी एसेट तैयार होने में सब्सटेंशियल टाइम नहीं ले रही, वो क्वालिफाइंग है ही नहीं, ये तो नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। ये तो मशीन खरीदते ही आपने प्रोडक्शन चालू कर दी, काम खत्म हो गया,
तो ये जितना भी ब्याज है क्या मैं इसको कैपिटलाइज कर सकता हूँ? नहीं, ये सारा P&L में जाएगा। आंसर पढ़ो क्या कहता है, हाउ मच बोरोइंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड विद द कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी। कहते बताओ कितना कैपिटलाइजेशन करेंगे, जीरो, बिकॉज द गिवन एसेट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, इट इज रेडी फॉर यूज एट द टाइम ऑफ परचेज। जीरो जीरो, ये रहा नील। क्या आंसर है जी? सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी। ये रहा 13 और ये रहा सी। आगे चलते हैं, 14 में आ गया। The cost of inventories of items that are not ordinarily interchangeable and goods or services produced for specific, क्या क्वेश्चन मैं बताता हूं। अगर तो ऑर्डिनरी गुड्स है, आप लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बनाते हैं, बनता रहता है बिकता रहता है, बनता रहता है बिकता रहता है, तो आप उस पर फीफो लगा सकते हैं, वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके गुड्स स्पेसिफिक हैं और वो इंटरचेंजेबल नहीं है, इसका मतलब आप इसको बल्क में नहीं बना रहे, लार्ज क्वांटिटी में नहीं बना रहे, रूटीन में नहीं बना रहे। क्वेश्चन ने क्या वर्ड यूज किया? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। तो जब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आपको ना तो फीफो लगाना है ना वेटेड एवरेज लगाना है, आपको लगाना चाहिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये क्वेश्चन जनरल सेंस का है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे तो स्पेसिफिक मेथड ही लगेगा। अब जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको पता होता है कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कितने पैसे जा रहे हैं, तो वहां पे स्पेसिफिक मेथड ही लगा रहे होते हैं। हम 5 साइट बना रहे हैं तो पांचों का हिसाब अलग अलग रखते हैं कि कौन सी साइट पे कितना पैसा लग गया। ए 14 का ए। ये आ गया 15वां क्वेश्चन। ये किस चीज के ऊपर है? ये AS20 के ऊपर है। आपसे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर मांगेगा। अच्छा, A Limited had 1,50,000 shares of common stock outstanding 1 अप्रैल 24। 1/4/2024 मेरे पास कितने शेयर हैं? 1.5 लाख। और मैंने कितने इशू किए हैं? 50,000 1 नवंबर को। इसका मतलब 1/4 से लेके 31 अक्टूबर तक मेरे पास 1.5 लाख शेयर हैं। चेंज नवंबर में आया है, अक्टूबर तक मेरे पास 1.5 लाख शेयर हैं। मैं 6/12 कर सकता हूँ। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7/12। मैं इसका 7/12 कर सकता हूँ। फिर आ गया 1 नवंबर, 50,000 शेयर इशू हो गए, तो 1.5 लाख से 2 लाख हो गए, 50,000 प्लस हो गए। और 32,000 शेयर का बायबैक हुआ है कब? 1 फरवरी को। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा? 31 जनवरी पे रुक जाऊंगा। यहाँ पे 2 लाख शेयर हो गए और 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक 168 रह गए, क्योंकि 2 लाख में से हमने 32,000 शेयर का बायबैक कर लिया। बायबैक से कम हो जाते हैं शेयर, तो ये बनते हैं 2/12 और ये बनते हैं 3/12। वेटेड एवरेज निकालो कितनी कितनी है, बताओ। 87,500। ये कितने बनते हैं? 50,000। अच्छा, और ये कितने बनते हैं? 168 इंटू 28,000। टोटल बताओ कितने बनते हैं? 165,500। ये डिट्टो क्वेश्चन हमारी क्लास बुक में है, जब हम स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते बाय बैक और ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड, एग्जाम्पल ही तो पूछा है इन्होंने। ऑप्शन बी। और इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, इसको तो हम बोलते हैं डेट वाइज, क्लास वाइज भी कर सकते हैं। क्लास वाइज क्या है? 1.5 लाख शेयर लो, इसका 12/12 कर लो। फिर आप 50,000 शेयर लो, इसका 5/12 कर लो, नवंबर दिसंबर, हाँ। फिर आप 32,000 शेयर लो और इसका 2/12 कर लो, इसको माइनस कर लो, आंसर सेम आएगा। जैसे मर्जी बना लो, ये डेट वाइज है, ये क्लास वाइज है, आंसर सेम आना आपका। अच्छा, ये तो 1.5 लाख ही आएगा।
50,000 इंटू 5 ये 20,833 आएगा, और 32,000 इंटू 2/12 5333 माइनस कर लेंगे बाय बैक के, बताओ कितना आया 165 500। सेम आंसर आना बेटे, ये रहा 15वें का बी, हो गए 15 क्वेश्चन। 15 में से 4 हमने किए नहीं क्योंकि वो तो मैंने कल ही कराए हैं आपको, वो क्वेश्चन तो चिपका दिया, रिपीट हो गया। तो जो 11 क्वेश्चन नए हैं वो डिस्कस कर लिए हमने, वो भी क्या है सर, कुछ भी नहीं। फिर मैं आ गया सर इसके पार्ट 2 में, और ये जो पार्ट 2 है बेटे ये डिस्क्रिप्टिव है आपका 70 मार्क्स का, और मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। ये इन्होंने पूछा है AS 11 में से, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में से, ये मैं आपको करा देता हूँ, है बिल्कुल आसान, कुछ भी खास नहीं है। पढ़ो जरा क्या कहता है क्वेश्चन। कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर $20,000 on 31st of December 24. Payment being due after 4 months. मैंने मशीन खरीदी है 31 दिसंबर 24 को, और इसकी पेमेंट जानी है आफ्टर 4 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 अप्रैल को जानी है पेमेंट। तो बीच में बैलेंस शीट आएगी 31 मार्च 25 की। तो बैलेंस शीट से पहले कितने महीने हैं 3, और बैलेंस शीट के बाद कितना 1। अब आप पता तो लग ही गया आपको कि मैंने पीरियड को तोड़ा है, बैलेंस शीट से पहले महीने काउंट कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च बैलेंस शीट से पहले आ रहे हैं, अप्रैल बैलेंस शीट के बाद आ रहा है, कुछ तो चक्कर है। इसका मतलब मैंने एक एंट्री पास की होगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पेबल्स $20,000। ये आपका नॉन मॉनेटरी आइटम है, ये तो एक्चुअल रेट पे रिकॉर्ड हो जाएगा, कहानी खत्म। ये आपका मॉनेटरी आइटम है, पेबल आपको चुकाने हैं भाई। और अगर कहीं डॉलर का रेट बढ़ गया तो आपको लाइबिलिटी ज्यादा चुकानी पड़ेगी, तो आपके ऊपर $20,000 की लाइबिलिटी लटकी हुई है जो आपने चुकानी है। और इस चीज से बचने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, हेजिंग ले लेते हैं, जिसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, अकाउंटिंग आपको सिखाई हुई है। अगर मुझे लगे कि फ्यूचर में डॉलर का रेट बढ़ेगा तो मैं फॉरवर्ड ले लेता हूं। अगर मेरे पैसे आने हैं तो मुझे डॉलर का रेट गिरने का डर होता है, और अगर मैंने पैसे देने हैं तो बढ़ने का डर होता है। और डरपोक लोग फॉरवर्ड में चले जाते हैं, वो रिस्क नहीं लेते। और बिजनेसमैन को बेटे डरपोक होना भी चाहिए, ज्यादा दिलेरी दिखा के क्या करेंगे, नुकसान खा जाएंगे। On the same date, the company entered into a 4-month forward contract at 78.85। बताओ जरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने में लिया आपने, 78.85। और स्पॉट रेट क्या चल रहा है, स्पॉट रेट चल रहा है सर 77.5, एक्चुअल रेट है 77.5। तो इसका मतलब फॉरवर्ड प्रीमियम आ गया आपका, बताओ फॉरवर्ड प्रीमियम कितना हुआ, ₹1.35। लाइबिलिटी में हम फॉरवर्ड प्रीमियम लिखते हैं, और अगर डेटर्स का केस हो तो फॉरवर्ड डिस्काउंट लिखते हैं, क्योंकि डेटर में हमारा एक्चुअल ज्यादा होता है, फॉरवर्ड कम होता है। लाइबिलिटी में एक्चुअल कम होता है, फॉरवर्ड ज्यादा होता है। ये बात तो आपको पता है यार, ऐसा मत करो, सारी चीजें बताई हुई है। तो ₹1.35 का नुकसान है, $20,000 है, ₹1.35 का आपका फॉरवर्ड प्रीमियम है, कितना हो गया ₹27,000।
अच्छा, इस फॉरवर्ड प्रीमियम को कैसे राइट ऑफ करते हैं? एसएलएम बेसिस पे ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने का है और बैलेंस शीट तक 3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करके 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 20,250 रुपए आपको P&L में भेजने पड़ेंगे 31 मार्च 25 को। 3 महीने का फॉरवर्ड प्रीमियम करंट ईयर में राइट ऑफ करो, 1 महीने का फॉरवर्ड प्रीमियम अगले साल में राइट ऑफ करेंगे। आपको पता है ये क्वेश्चन मांगेगा आपसे, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ शुड कंपनी recognize the profit or loss on forward contract in the books of year March 25. Explain the accounting treatment and point out when and where gain or loss should be recorded. 31 मार्च का तो निकाल दिया, एक लाइन और लिखनी है, एक लाइन और लिखनी है कि जो एक्चुअल लॉस और प्रॉफिट है वो आपका 30 अप्रैल को निकलेगा अगले साल, और उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। 30 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मैं एंट्री तो डाल नहीं सकता, नोट लिख सकता हूँ कि जी कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट डेट है 30 अप्रैल, तो वो नेक्स्ट ईयर देखेंगे, बैलेंस शीट तक तो बस इतना राइट ऑफ कर सकते हैं 20,250। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ये कोई क्वेश्चन है? ये देखो ना, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये ना क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये फॉरवर्ड रेट है जी, ये स्पॉट रेट है ₹1.35 27,000। कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने का है, 3 महीने का भी राइट ऑफ करो तो 20,250 को आप राइट ऑफ करके पड़े मारो, खत्म हो गई बात, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसका एक और पार्ट भी है, आओ। ये तो हो गया एक पार्ट। ट्रेड पेबल्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड एन अमाउंट ड्यू टू स्टर्लिंग लिमिटेड। कंपनी के पास क्रेडिटर्स हैं और क्रेडिटर्स में एक अमाउंट इंक्लूड है जो किसी कंपनी को देनी है हमने, कितनी? 975। दिक्कत क्या है? ये रुपीज में है 975, हमने 9,75,000 रुपये देने हैं, हमारी लाइबिलिटी है, ओके। विच वॉज रिकॉर्डेड एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज। इसको हमने ट्रांसलेट किया हुआ है एक्चुअल रेट पे, जब हमने परचेज वर्चेज की होगी उस टाइम पे जो रेट होगा उस पे रिकॉर्ड किया हुआ है हमने। अच्छा, तो रेट क्या था उस दिन? हमें रेट बता रहे हैं, उस दिन रेट था 75 रुपए का। तो अगर मैं इसको 75 से डिवाइड करूं, मुझे पता लग जाएगा कितने यूएसडी की ट्रांजेक्शन हुई थी। मैंने ट्रांजेक्शन की थी 13,000 यूएसडी की। अच्छा, फिर हमें क्वेश्चन बता रहा है एक्सचेंज रेट बैलेंस शीट डेट को हो गया है 79 रुपीज का। तो पहले तो एक्चुअल रेट लिखो 75, बैलेंस शीट को रेट हो गया 79, 4 रुपए बढ़ गया, और जब इसको पेमेंट करने का टाइम आया तो पेमेंट करने का टाइम है 78.3, ओके 78.3। तो यहाँ पे 4 रुपए और यहाँ पे 70 पैसे नेगेटिव। तो करना क्या है, पहले इसको 13,000 से गुना करो, 52,000 रुपये आ गए, ये P&L में जाएंगे, और फिर 70 पैसे कम हो गया, कम हो गया तो इस पे लगा दिए 70 पैसे, 13,000 रुपये तो 9100 रुपये, ये रिवर्स हो जाएंगे। एंट्रीज पास करके दिखाऊं? आपने पहली एंट्री पास की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 975, $13,000 है, आपने 75 रुपए पे एंट्री डाल दी। फिर आ गई बैलेंस शीट, फिर आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, एक्सचेंज लॉस डेबिट, ये P&L में जाना है 52,000 रुपये टू क्रेडिटर्स। चार, चार कैसे आया? 79 माइनस 75। अच्छा, फिर आ गई सेटलमेंट,
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 975 था, 52,000 रुपया आपने और डाल दिए, 10,27,000 टू बैंक, $13,000 और पेमेंट के टाइम पे रेट कितना है? पेमेंट के टाइम पे रेट है 78.3। पेमेंट के टाइम पे रेट है 78.3। 1017 2 पी एंडल 9100। ये है क्वेश्चन। ये तो मैं आपको एग्जांपल में ही करा देता हूँ यार, इसमें क्या है। 75 रुपए 75 को 79 बना दिया, 79 को 78.3 बना दिया। रेट बढ़ रहा है तो लॉस है, कम हो रहा है तो गेन है। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये देखो आंसर इसका। मैं आपको इसका आंसर चेक कराता हूँ। ये देखो ना, लो 52,000 रुपये का नुकसान हो गया पहले तो आपको, फिर 9100 का गेन। ये तो आप वैसे ही कर लोगे, आपको मेरी जरूरत थोड़ा ना इनमें, इन क्वेश्चंस के लिए आपको मेरी जरूरत है, मेरे को तो नहीं लगता। जिस लेवल की पढ़ाई हमने क्लास में की हुई है, आपको तो खुश हो जाना चाहिए क्वेश्चन देखते ही। फिर आ गया जी क्वेश्चन का फर्स्ट का बी। ये AS 26 का क्वेश्चन है, हमारी क्लास बुक में है। डिट्टो कट कॉपी पेस्ट। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 186, मॉड्यूल नंबर 1। ये 4 केस है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर आगे जी इसका सी पॉइंट, डिट्टो क्वेश्चन AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। पेज नंबर कौन सा है? 415। और मॉड्यूल कौन सा है? मॉड्यूल 1। डिट्टो क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट। मैगजीन से न्यूज़पेपर, GSM फोन से CDMA फोन, और बाथिंग सोप से वॉशिंग सोप, पैसेंजर व्हीकल से कमर्शियल व्हीकल। वही तो क्वेश्चन है सारे। अगर आप अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन लाइन चेंज कर देते हैं तो हम उसको डिसकंटिन्यूइंग मानते ही नहीं। पहले हम अखबार छापते थे, अब मैगजीन छापने लग गए। पहले नहाने वाली साबुन बनाते थे, अब कपड़े धोने वाली साबुन बनाने लग गए। पहले बिना सिम के फोन बनाते थे, अब सिम वाले फोन बना रहे। पहले पैसेंजर व्हीकल बनाते थे, अब हम कमर्शियल व्हीकल बना रहे। ये तो आपका चेंज इन प्रोडक्शन लाइन है। आपने पढ़ा हुआ है सब। हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देख लेना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने पढ़े हुए हैं सब क्वेश्चन। कट कॉपी पेस्ट सिमिलर भी नहीं है, डिट्टो क्वेश्चन है। लो जी 2A डिट्टो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का क्वेश्चन है, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट। कौन सा क्वेश्चन है जी? ये मैंने कराया था आपको RTP May 24 में। 1 घंटा 13 मिनट और 30 सेकंड ये टाइम है। ये क्वेश्चन पुरानी RTP का उठा के रिपीट कर दिया। RTP May 24 का क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन आपका। मेरा इस RTP में कराया हुआ, मैं दोबारा थोड़ा ना कराऊंगा। अच्छा जी। फिर आ गया 2 का B पार्ट, ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट डिपेंडेंट ब्रांच। क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 253, मॉड्यूल नंबर 2। ब्रांच अकाउंट्स का क्वेश्चन है, क्लास बुक का डिट्टो क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन मिला लो। अच्छा, फिर आ गया जी 3, क्वेश्चन नंबर 3, AS 27। ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है, हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। पेज नंबर 225 है, मॉड्यूल नंबर 2 है। और मजे की क्वेश्चन बात क्या है, अगर मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्वेश्चन बन जाता है। अगर यहाँ पे 90 लाख दिख रहे हैं तो क्लास बुक में 60 लाख हैं। यहाँ पे 18 लाख दिख रहे हैं तो क्लास बुक में 12 लाख हैं। क्लास बुक की फिगर्स को 1.5 गुना करके क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कराया हुआ क्लास में, क्लास कॉपी में है आपके पास।
अगर क्वेश्चन 1.5 गुना हो गया तो आंसर भी 1.5 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, हाँ, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 27 है जी। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 27 है, पेज नंबर 532, मॉड्यूल नंबर 2। डिट्टो क्वेश्चन हमारी क्लास बुक में है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी फाइनल अकाउंट्स। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है और ये डिट्टो क्वेश्चन MTP 1 Jan 26 एग्जाम में भी था। जो MTP मैंने आपको कल करवाई है ये वहीं से उठा लिया डिट्टो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दोनों MTP में डाल दिया कंपनी फाइनल अकाउंट का। प्रैक्टिस करनी हो आप कर लेना, बैलेंस शीट P&L की। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया। ये 6 का ए पार्ट है। अच्छा, 6 का ए पार्ट, क्लास बुक में आओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आओ, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, AS 9 का क्वेश्चन है। पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 रेगुलर क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में सेल ऑफ गुड्स के एक्सेप्शनल केस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सर्विस के एक्सेप्शनल केस पढ़ते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में से दो दो पॉइंट उठा के ये वाला क्वेश्चन बन गया था और ये यहाँ पे रिपीट हो गया। जैसे ये सेल का क्वेश्चन है, सेल का क्वेश्चन है, सेल का क्वेश्चन है, ये सर्विस का क्वेश्चन है, ये सर्विस का क्वेश्चन है। तो इन दोनों में से दो दो केस उठा के ये क्वेश्चन मिक्सअप करके बना दिया। डिट्टो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 5 6 भी मान सकते हो, 12 भी मान सकते हो, मेरे को पढ़ाने नहीं, मेरा कराया हुआ है। ये AS2 है। इसमें सिर्फ ये पूछेगा बताओ कौन कौन सी चीजें इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आती। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं आते, सेलिंग ओवरहेड नहीं आते, एबनॉर्मल लॉसेस नहीं आते, स्टोरेज कॉस्ट नहीं आती, इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आती। क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है आपने, ये हमारी क्लास बुक में है क्वेश्चन डिट्टो। कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 54, पेज नंबर 374, मॉड्यूल नंबर 1। ये तो सारे क्वेश्चन ही पुराने हैं, मैं तो कह ही रहा हूं। अच्छा, फिर 6 के बी पार्ट में आ गए। ये AS 26 का क्वेश्चन है इंटेंजिबल का, मैं 5 मिनट में बताता हूं। इन दी फॉलोइंग केसेस रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर अमोर्टाइजेशन इन दी बुक्स ऑफ ह्यूज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड March 25 विद रेफरेंस टू। अच्छा, ध्यान से पढ़ना, आपको एंट्री पास करनी है 24-25 में। 31 मार्च 2025 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री पास करनी है। एंट्री किस चीज की? एंट्री अमोर्टाइजेशन की। तो पहली एंट्री क्या पास होगी? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट। और सेकेंड एंट्री क्या पास होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। द कंपनी हैड एक्वायर्ड पेटेंट राइट्स 340 lakhs ऑन 1 April 23। 23-24 पहला साल, 24-25 दूसरा साल, 25-26 तीसरा साल, 26-27 चौथा साल। हमने यहाँ खरीदी है ये 340 की, और आपको 4 साल की लाइफ बता रहा है और ये कैश फ्लो की रेशो बता रहा है। और ये बात सारे बच्चों को पता है, जब भी कैश फ्लो दिए होते हैं हम SLM बेसिस पे नहीं जाते, कैश फ्लो की रेशो बनाते हैं। तो कैश फ्लो की रेशो हमें ये चाहिए, ये वाली। क्यों? हमें इस साल की अकाउंटिंग करनी है। मशीन अपने पेटेंट अपने दूसरे साल में है। हमने इसको खरीदा था 1/4/23 को, तो पहला साल होगा 23-24, पर अकाउंटिंग मांगी जा रही है 24-25 की। मुझे सेकंड ईयर का अमोर्टाइजेशन निकालना है। ये क्वेश्चन क्यों बनाया?
कि बच्चा डेट पढ़ेगा नहीं, मार खा जाएगा। डेट पढ़नी आती है, मैं तो हमेशा कहता हूँ डेट को मार्क किया करो। इसका टोटल बताओ कितना बनता है, बताओ टोटल कितना है। 140, 350, 280, 420, 1190, 140, 350, 280 और 420। तो 350 बटा 1190, 340, कितना आ गया, 100 आ गया। ये लो, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। सेकेंड ईयर का अमोर्टाइजेशन निकालना था, तो सेकेंड ईयर का अमोर्टाइजेशन सेकेंड ईयर के रेशो के हिसाब से निकलेगा, तो 350 को यूज करना है आपने। बच्चा पेपर में क्या करता है, डेट वेट पढ़ता नहीं, 140 को यूज कराता है, नंबर कट जाते हैं। इसका आंसर दिखाऊं आपको, ये 100, ये रहा 350। ये इसका जो सेकंड पार्ट है बेटे, ये मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट है। इन्होंने क्या किया होगा, कहीं से क्वेश्चन चोरी किया होगा। ये सेम क्वेश्चन मेरी क्लास बुक में है, जिसमें हम प्रायर पीरियड आइटम को ठीक करते हैं, क्योंकि इसमें एक लाइन और होती है कि कंपनी ने पिछले साल अमोर्टाइज ही नहीं किया, तो पिछले साल का अमोर्टाइजेशन नहीं किया तो वो पीपीआई बन गया, उसको ठीक कर देते हैं हम। लेकिन क्वेश्चन में ऐसी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये जो सेकंड पार्ट है मिसप्रिंट है, इन्होंने क्वेश्चन अमेंड कर दिया, आंसर अमेंड नहीं किया जहां से चोरी किया इन्होंने। तो जो सेकंड पार्ट है वो है ही नहीं। अच्छा, सेकंड पार्ट है ही नहीं हमारे पास। क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन दी, एक ही आंसर बनता है, ये मिसप्रिंट है इसके अंदर। अच्छा, मैं आ गया जी लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट क्या है बताता हूँ सर। ये मेरी क्लास बुक का क्वेश्चन है, मैं फिर भी कराऊंगा आपको। ये AS 15 का क्वेश्चन है, ये 15 का प्लान एसेट्स का क्वेश्चन है, ये प्लान एसेट्स का क्वेश्चन है। मुझे बताओ फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ओपनिंग में कितनी है, 5 लाख। कितना कंट्रीब्यूशन साल के बीच में किया हमने, 142। और क्लोजिंग वैल्यू क्या बता रहे हैं, 7.5 लाख। और बेनिफिट कितने पे किए हैं हमने, 63,000। हमने क्या करना होता है, हम बनाते हैं प्लान एसेट्स अकाउंट। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 7.5 लाख। अच्छा, टू बैंक कितना कंट्रीब्यूशन है, 142। और यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि अगर आपको क्लेम पे करने हैं तो पहले पहले एसेट्स बिकते हैं, फिर पीवीडीबीओ पे होता है। तो बेनिफिट कितने पे हो रहे हैं, 63,000। एसेट्स बेचती है, पेमेंट हो गई। अच्छा, फिर हमने लगाया इसका टोटल, तो ये आपकी एक्चुअल रिटर्न आ जाती है। तिरसठ हजार, 7.5 लाख, 8,13,000 माइनस करते हैं 5 लाख, माइनस करते हैं 142, ये आ गया 171। लेकिन आपको पता है कि आपकी जो एक्चुअल रिटर्न है वो ये दो चीजों से मिलकर बनती है। एक तो इसमें है इंटरेस्ट इनकम, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, और एक इसमें है एक्चुरियल गेन। ये 171 दो चीजों से मिलकर बना है, एक इनकम, एक एक्चुरियल गेन। इनकम आपको निकालनी सिखाई थी मैंने। इनकम कैसे निकालते हैं, ये आपको रेट दे रखा है 10.5%, ये रहा। ये कैसे निकला हमें कोई मतलब नहीं, हमें इंटरेस्ट के रेट से मतलब है 10.5%। मेरी क्लास बुक में जो क्वेश्चन है उसमें है 10.25%। मेरी क्लास बुक में डिट्टो क्वेश्चन है, उसमें 10.25% है, यहाँ पे 10.5 है। क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन करने का तरीका तो सेम है। हमें क्या करना होता है, ओपनिंग बैलेंस लेना होता है, इस पे पूरे साल का ब्याज निकालना है, और जो कंट्रीब्यूशन होते हैं इसमें से बेनिफिट माइनस करते हैं,
जो पैसा हमने डाला और जो निकाला उसको नेट ऑफ करते हैं और इस पे 10.5% करके इसको 6/12 कर देते हैं, तो आपका इंटरेस्ट इनकम आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक लफड़ा है सर, और वो लफड़ा क्या है? वो लफड़ा ये है कि इसमें बेनिफिट की डेट है 30/11 और कंट्रीब्यूशन की डेट है 30 सितंबर। आमतौर पे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इन द मिडल ऑफ ईयर अज्यूम होते हैं और जो बेनिफिट पेड है वो भी मिडल ऑफ ईयर अज्यूम होते हैं। तो जब दोनों ही मिडल ऑफ ईयर होते हैं तो हम कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट को नेट ऑफ करके ब्याज निकालते हैं। इसमें डेट का अंतर है, तो आपको ब्याज डेट वाइज निकालना पड़ेगा। कैसे? ये 5 लाख है, मैं इसका करूंगा 10.5%, ये तो पूरे साल का आएगा। ये बेनिफिट्स पेड है 30/11 को, 10.5%, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4/12, और ये इनवर्ड्स हैं, इस पे भी 10.5%, लेकिन इस पे 6/12। तो बताना जरा ब्याज कितना कितना आएगा? 5 लाख रुपए का 10.5%, 52,500, 63,000 रुपए का 10.5%, 12 × 4, 2205 रुपए। ये माइनस करेंगे क्योंकि बेनिफिट्स पेड पे है। 142 इंटू 10.5%, 6/12, 7455। बताओ ब्याज कितना आया? 57,750। वैसे आमतौर पे हम क्या करते हैं, इन दोनों को नेट ऑफ करके जो नेट कंट्रीब्यूशन बनता है उस पर 6/12 कर देते हैं, पर इसमें डेट अलग अलग है। तो कंट्रीब्यूशन पे 6/12 ऐड होगा, बेनिफिट वाला माइनस हो जाएगा 4/12। डेट का अंतर डाल दें इन्होंने, बाकी सब सेम है। तो ये आ गया 57,750। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका क्वेश्चन। यही आंसर आपका बेटे क्लास के किए हुए क्वेश्चन है। ये मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, ये देखो 52,500, ये 57,750 आ गया। अगर दोनों की डेट सेम होती तो ये दो कैलकुलेशन नहीं करता मैं तो 142 लेता, 63,000 माइनस करता, इसका 10.5% करता और 6/12 कर देता, खत्म। डेट का अंतर आ गया इसलिए अलग अलग निकालना पड़ा। तो ये 171 हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। MTP2 में जान ही नहीं है बेटे, MTP2 के सारे क्वेश्चन पुराने हैं, बस इसमें जो 7-8 MCQ थे वो पढ़े हैं। तो ये मैंने आपको Jan 26 के लिए RTP MTP रिकॉर्ड करके दे दिए हैं। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। खूब मेहनत करना, मेहनत से पेपर दे के आना, अपना नाम चमकाना, अपने माँ बाप का नाम चमकाना, साथ में हमारा भी नाम चमका देना। आप चमकेंगे हम तो खुद ही चमक जाएंगे बेटे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस हैं। आपका पेपर अच्छा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।